everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. Today we are going to do the chapter Making of a Scientist from class 10th book Footprints Without Feet, which is written by Robert W. Peterson. To introduce this chapter, I would like to tell you that it is a biographical sketch of a renowned scientist whose name is Richard H. E. Bright. He has excelled in his research on butterflies, his work on the hormones from the spots on a monarch pupa, and his resultant findings about the chemical structure of the hormones came out as an answer to one of biology's major puzzles. और वो मेजर पजल्स क्या थी वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. और अगर बात करें हम इस चैप्टर के मैसेज की, इट इज़ क्वाइट इट कन्वेज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज that if one wants to succeed in life and reach great heights like Ebright, one must have sincerity of purpose, single-minded devotion and determined will. If you people don't have all these things, you cannot get success in your life. आप focused होने चाहिए हो, आप devoted होने चाहिए अपने aim के लिए. If you have set your goal, you have to put your efforts to get that. सिर्फ सोच लेने से या decide करने से कुछ नहीं होता. One must be keen to learn and also have a driving curiosity to utilize the potential of a bright mind. अगर आप desirous है कुछ काम करने के लिए, वो भी right cause के लिए, और आपके अंदर एक competitive spirit है, तो you are definitely going to get that in life. ये जो चैप्टर है ईब्राइट के बारे में है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. यहाँ ये कुछ डिटेल मैंने आपको दे रखी है इनके बारे में कि ही वॉज बॉर्न ऑन 11 जून 1959. अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं थे वो. एक प्रोफेसर की तरह उन्होंने काम किया था केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी में, और लेबोरेटरी डायरेक्टर थे वो वॉक्समैन इंस्टीट्यूट. अब हियर स्टार्ट द चैप्टर. एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. जब अब यहाँ ईब्राइट के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो 22 ईयर्स के थे, उनकी एज 22 साल की थी, और उनको स्काउट ऑफ द ईयर का ऑलरेडी एक अवार्ड मिल चुका था. उन्होंने इस पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया जब उन्होंने अपने कॉलेज रूममेट के साथ एक नई थ्योरी दी जो थी सेल्स की वर्किंग पर, कि हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो कैसे काम करते हैं. और इनकी जो थ्योरी थी ये पब्लिश हुई प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. इससे पहले कभी भी इस जर्नल में ये किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को प्रिंट नहीं किया गया था. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अब यहाँ बात की जा रही है कि अगर स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हम बात करें कि आप कोई बिग लीग खेल रहे हैं, 15 साल के हैं आप, और आप पहली ही आपकी जो इनिंग है उसके अंदर आप एक होम रन मार दें. होम रन क्या होता है? अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. तो जब ऐसा होता है, अब अगर मैं क्रिकेट की बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे 15 साल का बच्चा पहला अपना मैच खेलने गया और उसने पहले ही मैच में 6 मार दिया अपना पहली बॉल पर, या पहले ही मैच में सेंचुरी बनाया, ये उस तरीके से था. For Richard E. Bright, it was the first time in long string of achievements in science and other fields. उनके लिए एक बहुत लंबी स्ट्रिंग थी एक अचीवमेंट्स की साइंस में और उसके दूसरे फील्ड्स में. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये अचीवमेंट्स की जो स्ट्रिंग थी वो कहाँ से शुरू हुई? बटरफ्लाइज के साथ. एन ओनली चाइल्ड, ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया. वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे. रीडिंग नाम की जगह है पेनिसिल्वेनिया में, वहाँ के रहने वाले हैं ये. There wasn't much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with the team of one. कहते हैं वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था ज़्यादा, क्योंकि आप अकेले की टीम बनाकर ना तो बेसबॉल खेल सकते हो ना ही फुटबॉल कर सकते हो. But there was one thing I could do. Collect things, so he did. And did he ever? और फिर वो कहते हैं कि हाँ, एक काम मैं कर सकता था, वो था चीज़ों को कलेक्ट करना. और उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया.
Ebright collected butterflies with the same determination, or beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. और जब वो किंडरगार्टन में थे यानी बहुत छोटे थे तभी से उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी और उसी सेम डिटर्मिनेशन के साथ जैसे कि वो बाकी एक्टिविटीज़ भी करते थे. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. वो सिर्फ बटरफ्लाइज को ही कलेक्ट नहीं करते थे, फॉसिल्स को, रॉक्स को, कॉइन्स को, ये सारी चीज़ों का कलेक्शन वो करते थे. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट. और वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए थे. उनको रात के समय में स्टार गेज करना, स्टार्स को, प्लैनेट्स को देखना अच्छा लगता था. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट मन. शुरुआत से ही उनके अंदर एक ड्राइविंग, उनको आगे बढ़ाने वाली, वो बड़े जिज्ञासु थे और एक बहुत ब्राइट माइंड के मालिक भी थे. He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी माँ भी उनकी बहुत हेल्प करती थी उनको सीखने के लिए. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mountaining material and other equipment and helped him in many other ways. और जब उनकी माँ ने देखा कि Ebright का माइंड बहुत ब्राइट है और ये क्यूरियोसिटी है इनके अंदर नई नई चीज़ों को सीखने की, जानने की, तो उनकी मदर ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया. और उस सपोर्ट के लिए जब भी कभी वो इधर उधर उनको लेकर जाती थी, ट्रिप्स पर ले जाती थी और उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, ये सारी चीज़ें जो भी उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करने में, नई चीज़ों को सीखने में उनको हेल्प आउट करती थी, वो सब चीज़ें उन्होंने उसको ला के दी. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड. उसकी मदर कहती हैं कि जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था उसकी मदर उसकी अकेली साथी थी. After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. कहते हैं कि हाँ, जब वो स्कूल जाने लगे तो उसके दोस्त घर आने लगे, लेकिन रात के समय हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें किया करते थे. और रिची मेरी पूरी ज़िंदगी बन गया था. जब उसके फादर की डेथ हो गई थी उस समय रिची थर्ड क्लास में था, यानी रिचर्ड. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. तो वो कहती है उसकी मदर कि हम रोज़ शाम को डाइनिंग रूम की टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाते थे और अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ के रखूं. और वो काम फिजिकल नहीं होता था, वो होता था कुछ नया सीखने का काम. और वो भी नया सीखना चाहता था, वो उसे ये सब अच्छा लगता था. एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी. ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स. ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. कहते हैं उसने हमेशा स्कूल्स में टॉप ग्रेड ही स्कोर किए और बाकी चीज़ों करने में वो नॉर्मल बच्चों की तरह था जैसे बाकी सब बच्चे करते थे. By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. और जब वो सेकंड क्लास तक पहुंचा, Ebright किंडरगार्टन में उन्होंने कलेक्शन शुरू किया था. जब वो सेकंड क्लास तक पहुंचे तब तक उन्होंने अपने होम टाउन में के आसपास मिलने वाली सारी की सारी 25 स्पीशीज़ को, जो कि बटरफ्लाइज की थी, उन्हें कलेक्ट कर लिया था. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. कहता शायद मेरा वो जो बटरफ्लाई कलेक्शन का काम था वहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन तभी मेरी मदर ने मुझे एक बच्चों की बुक ला के दी जिसका नाम था The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. और वो जो किताब थी उसमें ये बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका को. और इस बुक ने उनके सामने उस यंग कलेक्टर, उस ईगर यंग कलेक्टर यानी उत्सुक जिज्ञासु यंग कलेक्टर के सामने साइंस की एक नई दुनिया को ओपन कर दिया. एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. और उस बुक के एंड में रीडर्स को इन्वाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को स्टडी करें. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick R. Urquhart of the University of Toronto, Canada. उसमें डॉक्टर फ्रेडरिक आर यूकार्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे कनाडा से,
उन्होंने कहा था कि बटरफ्लाइज को टैग किया जाए अगर आप उनको स्टडी करना चाहते हैं तो। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब ईब्राइट की मदर ने डॉक्टर यूकार्ट को लिखा, उनसे पूछा कि कैसे किया जाएगा ये टैगिंग का काम, तो उनका रिप्लाई आया और फिर ईब्राइट ने जो बटरफ्लाइज थी, मोनार्क बटरफ्लाइज थी, उनके विंग्स पर उनके एडहेसिव टैग्स, मतलब जो चिपका देने वाले टैग्स को लगाया गया, जिसमें ये लिखा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जिस किसी को भी ये बटरफ्लाई मिलती है वो उस टैग को डॉक्टर यूकार्ट को सेंड कर दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। अब वो कहते हैं कि अगर रीडिंग जगह का की बात की जाए तो जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन था वो 6 हफ्ते तक रहता था लेट समर में। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अगर आप एक एक करके उन्हें पकड़ने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अब ईब्राइट ने क्या करा कि उसने बटरफ्लाइज के एक पूरे झुंड को ही रेज अप करना शुरू कर दिया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, देन टेक her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would take the butterfly's wings and let them go. अब उसने क्या किया, अपने घर के बेसमेंट में ही उसने एक फीमेल मोनार्क को कैच करके रखा और फिर उसके एग्स को रेज किया और फिर वहाँ पर उनको थ्रू आउट लाइफ साइकिल में उसने एग को डेवलप किया। जैसे आपको पता ही होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने, एग से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा एंड देन अडल्ट बटरफ्लाई। ये पूरा लाइफ साइकिल उसने अपने वहाँ पर शुरू किया बटरफ्लाइज का। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर वो उन बटरफ्लाइज को, जो रेज्ड अप बटरफ्लाइज थी, उनको उनके विंग्स को टैगिंग करके और उन्हें फ्लाई करा देते थे, उड़ा देते थे। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और आगे आने वाले कई सालों तक उनका एक घर का जो बेसमेंट था वो थाउजेंड्स मोनार्क का एक गढ़ सा बन गया था, यानी कि हर स्टेज की मोनार्क बटरफ्लाई वहां पर थी। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he loved only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. कहते धीरे धीरे वो जो बटरफ्लाई टैगिंग का काम था उसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म होने लगा, क्योंकि बड़ा ही थका देने वाला काम था, वो बड़ा बोरिंग काम था कि, और साथ ही साथ इसका कोई ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। कहता है जितने भी टाइम मैंने कहा, वो हंस के बताते हैं कि सिर्फ 2 बटरफ्लाइज मैं रिकैप्चर कर पाया, और वो भी कोई ज़्यादा दूर से नहीं थी, सिर्फ 75 माइल्स अराउंड गई थी उस जगह से जहाँ मैं रहता था। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. और जब वो 7th ग्रेड में आए तब जाकर उन्हें कुछ एहसास, एक हिंट मिला कि असली साइंस क्या होती है। जब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वो हार गए। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said. Ebright कहते हैं कि वहाँ पर यह मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं बस वहाँ पर बैठा हुआ हूँ और बाकी सब ने कुछ ना कुछ जीता था। His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. और जो इनकी एंट्री थी वो थी फ्रॉग के टिश्यूज जो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप के थ्रू शो किए थे। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. और फिर उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जितने भी एग्जिबिट्स थे वो रियल एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे, जिन्होंने जीता था सिर्फ उनका डिस्प्ले नहीं था। Already the competitive spirit that derives Richard E. Bride was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. अब वो कहते हैं, अब यहीं से उनकी कंपेटिटिव स्पिरिट नज़र आती है कि जब वो लूज़ कर दिया उन्होंने उस कंपटीशन को, तो उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, अपने काम को बेटर करना होगा। अब उन्होंने को ये पता था कि नेक्स्ट ईयर जो काउंटी फेयर होगा उसमें मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट दिखाना है, और सब्जेक्ट जो कि उनको अच्छे से पता था, जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो थे इंसेक्ट्स। तो अब
क्योंकि वो इंसेक्ट्स पर पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, तो वो जानते थे कि अब रियल एक्सपेरिमेंट अगर मुझे करने हैं तो वो इंसेक्ट्स पर करने होंगे. So he wrote to Dr. Yuchardt for ideas and back came a stack of suggestions for experiment. तो उन्होंने डॉक्टर युकार्ट को लेटर लिखा और पूछा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों पर काम करना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर. और वापस अ स्टैक ऑफ सजेशन मीन्स बहुत सारे सजेशंस उनको मिले एक्सपेरिमेंट्स के लिए. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. और उन सजेशंस ने Ebright को बिजी रखा पूरे स्कूल, उनके हाई स्कूल तक, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शो किए अपने काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर पर, जिनके लिए उन्हें प्राइज भी मिला. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. अब 8th क्लास में जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया उसमें Ebright ने कोशिश किया वो कॉज फाइंड आउट करने का जो कि उस वायरल डिसीज के पीछे था, जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स हर साल मारे जाते हैं. और Ebright को लगता था कि वो जो कैटरपिलर्स के मरने का रीजन क्या है, वो है बीटल्स. आप ये देख सकते हैं, ये मैंने नीचे पिक्चर शो करे कि दिस इज बीटल. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. कहते मैंने अब इसके लिए क्या करा कि जो कैटरपिलर्स थे उनको बीटल की प्रेजेंस में रेज करना शुरू किया. हालांकि उसके कोई रियल रिजल्ट नहीं निकले, लेकिन मैंने अपना वो एक्सपेरिमेंट वहाँ शो किया कि मैंने ट्राई किया इसको फाइंड आउट करने का, और इस बार मुझे जीत हासिल हुई. The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अगले साल साइंस फेयर के प्रोजेक्ट का जो उनका थीम था वो थ्योरी को टेस्ट करना था, जिसमें ये कहा गया था कि जो वाइसरॉयज बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क्स को कॉपी करती हैं. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. थ्योरी ये कहती थी कि जो वाइसरॉयज हैं वो मोनार्क्स की तरह दिखने की कोशिश करती है, क्योंकि मोनार्क्स का टेस्ट बर्ड्स को खाने में अच्छा नहीं लगता. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन वाइसरॉयज का टेस्ट अच्छा लगता है बर्ड्स को खाने के लिए. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. इसलिए जितना ज़्यादा वो अपने आप को मोनार्क की तरह शो करेंगी उतने ही कम चांसेस हैं कि वो किसी बर्ड का डिनर बनेंगी. Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब इस साल Ebright का जो प्रोजेक्ट था वो ये फाइंड आउट करना था कि क्या बर्ड्स मोनार्क को ईट करती हैं या नहीं. He found that a starling would not eat ordinary bird food. और उसने ये पाया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो कोई साधारण बर्ड्स की तरह खाना नहीं खाती जो नॉर्मल बर्ड्स खाती हैं. It would eat all the monarchs it could get. इसे चाहे जितनी मर्जी मोनार्क्स मिल जाएंगे सभी मोनार्क्स को खा जाती है. Ebright said later, research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. Ebright कहते हैं कि लेटर बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिसर्च अपनी शो की कि शायद वाइसरॉयज कॉपी करती हैं मोनार्क्स को. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. और उनके इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड मिला काउंटी साइंस फेयर में. ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये मोनार्क और कैटर इसको दिखाया गया है कि किस तरीके से ये देखने, ये जो है मोनार्क और वाइसरॉय है, इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे जैसी सेम नज़र आ रही हैं, लेकिन इनकी फॉर्मेशन में ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं इनको ध्यान से, यहाँ ये डिफरेंट है. कोई भी दो बटरफ्लाइज एक जैसी नहीं होती. हाँ, अगर हम रैंडमली इनको देखें तो ये हमें एक जैसी नज़र आएंगे. ये जो है ये मोनार्क बटरफ्लाई, ये जो वाली मोनार्क बटरफ्लाई है, दिस इज वाइसरॉय. तो इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. और अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड ने शुरुआत की, एक रिसर्च करनी शुरू की, जिससे कि एक डिस्कवरी इन्होंने की एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की. और ये भी कहा जा सकता है कि इनडायरेक्टली ये जो उनकी डिस्कवरी थी
इसी ने उनकी न्यू थ्योरी जो थी लाइफ ऑफ सेल पर, उसको आगे लेकर गए। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। और जिस क्वेश्चन का वो जवाब जो ढूंढा उन्होंने, वो बड़ा सिंपल था कि जो मोनार्क प्यूपा होता है उसके ऊपर 12 छोटे छोटे से गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उनका रीजन क्या है। Everyone assumed the spots were just ornamental. Ebright said, but Dr. Yuchardt didn't believe it. सब ये कहते थे कि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल होते हैं, मतलब इट हैज़ बीन मेड बाय गॉड, नेचुरल हैं वो, लेकिन डॉक्टर यूकार्ट इस पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly full development. अब इस चीज़ का जवाब जानने के लिए उन्होंने क्या करा कि अपने एक साथी के साथ शुरू कर दिया उन्होंने काम करना इस चीज़ के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर। और ये हार्मोन्स थे, इन हार्मोन्स के करने के लिए उन्हें एक डिवाइस की ज़रूरत थी, और उस डिवाइस के लिए शोड दैट, उस डिवाइस के थ्रू उन्होंने शो किया कि किस तरीके जो स्पॉट्स हैं वो एक तरीके का हार्मोन, एक ज़रूरी हार्मोन क्रिएट करते हैं जो हेल्प आउट करता है बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन Ebright फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस प्रोजेक्ट ने Ebright को पहला स्थान दिलाया काउंटी फेयर में, और इससे उनको एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए। देयर ही वॉन द थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ उन्हें थर्ड पोजीशन मिली जूलॉजी के अंदर। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वहाँ पर जब उन्हें थर्ड प्राइज मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट में, उससे उन्हें एक चांस मिला जिससे वो समर के अंदर एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट की, उसमें काम कर सके। और एंटोमोलॉजी क्या होता है बेटा, इट्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो एक ऐसी लेबोरेटरी में उसको काम करने का मौका मिला जहां वो इंसेक्ट्स के ऊपर और ज़्यादा अपनी डिस्कवरीज, अपनी रिसर्च कर सकते थे। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. और जब वो अपने हाई स्कूल जूनियर पोजीशन में आ गए, वहाँ भी रिचर्ड Ebright ने कंटिन्यूड रखा अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स को करना जो कि मोनार्क प्यूपा पे थे। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. इस साल उन्हें पहला प्लेस मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, जिससे उन्हें दोबारा चांस मिला उसी सेम आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का समर में। In his senior year he went a step further, और अगले साल वो एक और स्टेप आगे बढ़े। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings, scarce only if they were fed the hormone from the gold spots. अब वो स्टेप क्या था, उन्होंने मोनार्क्स के विंग्स जो सेल थे, ही ग्रू सेल, उन्होंने मोनार्क्स के विंग के सेल्स को एक कल्चर में रखकर, कल्चर क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे आप जब किसी चीज़ को रखते हो, और ये शो किया कि जब उन सेल्स को कल्चर में रखा जाता है उन हार्मोन्स के साथ, तो वो आगे डेवलप करते हैं और एक नॉर्मल फ्लाई में, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और ये सिर्फ किस वजह से था, उन गोल्ड स्पॉट हार्मोन्स की वजह से जो उन्होंने फाइंड आउट किया था। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. और फिर उन्होंने अपनी समर जो थी ग्रेजुएशन की इसी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी में इसी काम पर और रिसर्च करने में बिताई, जो कि लेबोरेटरी थी US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. और अगली जो समर उनकी आई एज अ फ्रेशमैन, अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अब वो स्कूलिंग उनकी पूरी हो चुकी थी, अब वो यूनिवर्सिटी में आ चुके थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने ज्वाइन किया।
वहाँ पर ईब्राइट वापस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए और वहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा उन हॉर्मोन्स जो गोल्ड स्पॉट्स थे उनके ऊपर काम करना शुरू किया. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. और उस लेबोरेटरी के जितने भी सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेल मेंटेन्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनकी हेल्प से उन्होंने हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई कर लिया. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. अब अगले 1-1.5 साल में जब जूनियर ईयर था उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उन्होंने उसको एक और आइडिया मिला जो कि न्यू थ्योरी थी सेल लाइफ के ऊपर. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन. और ये आइडिया उनके दिमाग में तब आया जब वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे को देख रहे थे. When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. जब उन्होंने इस फोटोज को देखा तो इब्राइट बहुत सरप्राइज के साथ नहीं चिल्ला उठे यूरेका और ना ये कहा हो मुझे मिल गया, लेकिन उन्होंने विश्वास था कि जो उनकी फाइंडिंग्स हैं इन इंसेक्ट हार्मोन से, वो बायोलॉजी की जो एक बड़ी अभी तक पजल रही है कि सेल को रीड करने की, वो क्या है उसका आंसर दे सकते थे. और अब उन्हें जो मिल रहा था वो था ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. और अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए इन द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस वो सेंटर पार्ट होता है किसी भी सेल का, जो कि डिफाइन करता है हमारी हेरिडिटी को. आजकल आपने सुना भी होगा डीएनए टेस्ट. जब आप किसी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगाना चाहते हैं तो डीएनए टेस्ट इज कॉमन. अब वो आप करा के अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. और blueprint क्यों कहा जाता है DNA को लाइफ का? क्योंकि वो आपके सेल्स की फॉर्मेशन और फंक्शन को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. ईब्राइट और उसके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वॉन्ग, उन्होंने सारी रात उन पिक्चर्स को ड्रॉ किया, उसके प्लास्टिक मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट किया उन मॉलिक्यूल्स के, और ये शो कराया कि आखिर क्या होता है. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर फॉर एक्सप्लेन द थ्योरी. और फिर साथ साथ उन्होंने कुछ पेपर्स भी लिख के जिनके अंदर उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया. Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with the highest honors, second in his class of 1510. और किसी के लिए भी सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि जो भी रिचर्ड को जानता था सबको पता था कि ही इज़ अ स्कॉलर और वो बहुत पढ़ने में भी अच्छे हैं, बाकी सब चीज़ों में भी आगे हैं. उन्होंने हार्वर्ड से जब ग्रेजुएट किया हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, उनकी क्लास में 1510 स्टूडेंट थे और उन्होंने सेकेंड रैंक होल्ड की. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. और उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया ग्रेजुएट स्टूडेंट के होने के बाद एक रिसर्चर के साथ. There he began doing experiments to test his theory. और वहाँ उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. और ये माना जाता था कि अगर ये थ्योरी सही प्रूव हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और शायद ये बहुत सारे नए आइडियाज़ भी दे सकती थी जिससे कैंसर जैसी दूसरी डेंजरस बीमारियों के अगेंस्ट प्रिवेंट किया जा सके. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ Ebright की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. एक हाई स्कूल स्टूडेंट के
के तौर पर उन्होंने सिर्फ पर्पस जानने का कोशिश की थी कि जो गोल्ड स्पॉट्स हैं मोनार्क प्यूपा पर ये आखिर क्यों होते हैं, और देखो इवेंचुअली वो उसे थ्योरी ऑफ सेल लाइफ पर ले आए। रिचर्ड ई ब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. रिचर्ड ए ब्राइट का साइंस में इंटरेस्ट तभी से शुरू पता चल गया था जब शुरुआत से ही उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था, लेकिन वो इतना भी डीप इंटरेस्ट नहीं था कि उनके पास दूसरी चीज़ों को में इंटरेस्ट देने का समय ना हो। ए ब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। एक साइंस स्टूडेंट होने के अलावा ई ब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, कैनोइस्ट थे। कैनोय होती है वो जो पॉइंटेड बोट्स होती है उनको चलाने वाले, मतलब इन ऑल वो एक ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो एक शानदार फोटोग्राफर भी थे और वो फोटोग्राफी क्या करते थे, नेचर की और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की। In high school, Richard E. Bright was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations clubs. हाई स्कूल में रिचर्ड ए ग्रेड स्टूडेंट थे, मीन स्कॉलर थे, क्योंकि उनके लिए लर्निंग आसान थी और उन्होंने अपनी बहुत सारी क्योंकि उनके लर्निंग आसान थी तो उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी जो थी वो डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स की तरफ भी टर्न की थी। He also found someone to admire, Richard A. Wheeler, his social science teacher and advisor to both clubs. अब साथ ही साथ क्या था कि उनका इंटरेस्ट वहाँ तो था, लेकिन उनके साथ एक बहुत ट्रू एडमायरर भी थे उनके साथ, जो थे उनके टीचर एसएस के, जिनका नाम था रिचर्ड ए व्हीलर, और साथ साथ वो एडवाइज़र भी थे उनके इन दोनों क्लब्स को रन करने के लिए। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ई ब्राइट सेड। ई ब्राइट कहते हैं कि मिस्टर व्हीलर मेरे लिए एक परफेक्ट इंसान थे उस समय, और उनके आइडियाज़ ने मेरे जो दिमाग था उनको नई चीज़ों को समझने के लिए ओपन किया, हेल्प किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। और मिस्टर वेरर भी ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि रिचर्ड के अंदर भी वो क्यूरियोसिटी थी, वो हमेशा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता था। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interest. और साथ ही साथ वो प्रेज करते हुए कहते हैं कि इस इंसान के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे खुश कर देने वाली बात ये थी कि वो जब रात को अपनी बटरफ्लाइज की रिसर्च करता था तो साथ साथ अपने दूसरे इंटरेस्ट को भी टाइम देता था, चाहे वो डिबेटिंग के लिए तैयारी करनी हो या कोई दूसरे इंटरेस्ट हो। Richard was competitive, Mr. Werer continued, but not in a bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. और वो कहते हैं रिचर्ड कंपेटिटिव तो था शुरुआत से ही, लेकिन वो किसी बैड सेंस में कंपेटिटिव नहीं था कि किसी को लेट डाउन करना हो, नीचा दिखाना हो। वो इंटरेस्टेड नहीं था विनिंग में कि सिर्फ मुझे जीतना है, मुझे प्राइज चाहिए, नहीं, वो सिर्फ जीतना चाहता था, समझना चाहता था चीज़ों को, सिर्फ इसलिए। Rather he was winning because he wanted to do the best job he could. और वो जीतता था, क्यों जीतता था? क्योंकि वो जितना जो भी काम वो करता था उसमें अपने बेस्ट एफर्ट्स डालता था। For the right reasons he wants to be the best. और बिल्कुल सही कारणों की वजह से वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहता था। And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first-rate mind, add curiosity and makes in will to win for the right reasons. और यही ingredients है, यही spices हैं जो कि एक साइंटिस्ट को बनाते हैं। वो क्या है कि आपका फर्स्ट रेट माइंड हो, उसके साथ शुरुआत करें, उसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी ऐड कर दीजिए, फिर थोड़ा सा उसको सही इच्छा बनाइए, सही रीज़न से जीतने की इच्छा बनाइए। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप एक साइंटिस्ट को बना सकते हैं। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, इब्राइट के पास ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और जिस दिन से द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स उसके सामने आई, जिस किताब ने उनके सामने साइंस की एक नई दुनिया को ओपन किया, उस दिन के बाद से जब तक उन्होंने अपना रिसर्च शुरू रखी,
वहाँ तक उन्होंने अपनी उस साइंस की क्यूरियोसिटी को नहीं छोड़ा, उस लगन को नहीं छोड़ा जो कि उनकी साइंस फील्ड में बनी थी। आई होप द चैप्टर इज क्वाइट क्लियर टू यू। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को बता देती हूँ कि एक तो मदर के कंट्रीब्यूशन वाला जो ये क्वेश्चन है, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आप ज़रूर कीजिए। डीएनए से रिलेटेड सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो जो एक्सपेरिमेंट और किस किस लेवल पर एब्राइट ने किए हैं वो सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई बोर्ड। I hope the chapter is quite clear to you. My video is quite helpful to you in understanding the chapter. But before leaving, please like and share my video and subscribe my channel and share it as much as you can. Thank you. Bye bye. Take care.